ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 113A की। ओके, 113A क्या कहता है? 113A एक प्रेजम्पशन की बात करता है कि अगर किसी ने सुसाइड करी है तो सुसाइड, अक्सर इंसान सुसाइड तभी करता है जब या तो उसको कुछ परेशानी हो, और परेशानी है तो हमारे पास एक आईपीसी में प्रोविजन है कि 306 में, जहां पर किसी इंसान को, जिन लोगों ने उसको उकसाया है, दुष्प्रेरण किया है, हिंदी में अबेटमेंट को दुष्प्रेरण बोलते हैं, सुसाइड के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करी है जिससे वो इंसान सुसाइड करता है, तो उस इंसान को भी पनिश किया जाना चाहिए। आईपीसी में प्रावधान दे रखा है जिसमें 10 साल तक की सजा है 306 के अंदर। अब कोर्ट ये भी तो प्रेजम्पशन लगा सकते हैं कि उसको किन लोगों ने परेशान किया हो सकता है। अब 113A इसी बारे में बात करता है, क्योंकि अब एक लेडी जो एक मैरिड है, जिसकी शादी हुई है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उसका हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, रिलेटिव एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर काफी चीज आ सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और जैसे ननंद हो गई, और क्या कहते हैं, देवर हो गया, काफी चीज हो सकती हैं, और हस्बैंड के भी रिलेटिव हो सकते हैं, थोड़े दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं जिन्होंने उस वुमेन को परेशान किया हो और जिसके चलते उसने सुसाइड कर ली। तो आप क्या समझेंगे इस बात से? कोर्ट भी प्रेज्यूम कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्रेज्यूम कर सकते हैं, ऐसे कोर्ट भी प्रेज्यूम कर सकती है। तो पहली चीज, कोर्ट में प्रेज्यूम करेगी, शैल प्रेज्यूम करेगी? तो कोर्ट में प्रेज्यूम करेगी। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि शादी की कितने साल, क्या 20 साल बाद भी अबेटमेंट होगा? तो यहाँ पर एक 7 ईयर की बात यूज की गई कि विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज, अगर कोई लड़की जो मैरिड है, नॉट लड़की, एक मैरिड वुमेन अगर सुसाइड कर लेती है तो कोर्ट में प्रेज्यूम का मतलब कि कहीं ना कहीं हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने परेशान किया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट हो सकता है इस बात को भी खारिज किया जा सकता है, यानी खारिज का मतलब क्या है, इस बात को रिबट किया जा सकता है। कोर्ट को ये बात सिद्ध की जा सकती है कि भाई हमने नहीं करा, कुछ इसने अपने आप ही करी है, इसकी कुछ और प्रॉब्लम है, हो सकता है ये अपने माँ बाप से परेशान हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, अफेयर हो, एक्स्ट्रा अफेयर हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पर आ जाएगा, हस्बैंड पे और रिलेटिव्स पे। दे हैव टू प्रूव कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस बट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं और बाकी 2-4 बातें होंगी जो मैं इसमें लिखवा दूंगा आपको। अब डायरेक्ट हम पढ़ रहे थे, तो प्रेजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। इस सेक्शन में मैंने आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू यहीं से बन जाता है, ये सेक्शन कब ऐड हुआ, तो माइंड में रखना 1983 में ऐड हुआ था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी उससे पहले कुछ बातें भी बताई थी कि 1983 में क्रिमिनल मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे जिसमें इस सेक्शन को भी ऐड किया गया था। Now the question comes, when the question is whether the commission of suicide by a woman who had been abated by her husband, जिसको अबेट किया गया है किसके द्वारा? अबेटमेंट का मतलब था उकसाना। अबेटमेंट अगर हम बात करें सिंपली, अबेटमेंट कहाँ है? आईपीसी की धारा 107 में दे रखा है, उसके हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। And it is shown, और ये दिखाया जाता है, ये बताया गया है कोर्ट में, that she had committed suicide within 7 years from the date of her marriage, मतलब अपनी शादी के 7 साल के अंदर अगर उसने सुसाइड कर ली है, and that her husband, और उसका जो हस्बैंड है और उसके रिलेटिव had subjected her to cruelty, यानी मारपीट किया करते थे। अब मारपीट जरूरी नहीं फिजिकल हो, क्रुएलिटी तो मेंटल भी हो सकती है, तो क्रुएलिटी का मतलब हम कहां से निकालेंगे? द कोर्ट, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन में लिखा है जैसे, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएलिटी शैल हैव द सेम मीनिंग एंड डिफाइंड अंडर सेक्शन 498A। 498 में कितने तरीके की क्रुएलिटी की बात की गई है यामिनी? तो 2 पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 ही तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप 498A को देखेंगे, आप मुझे बताओगे क्या लिखा है उसमें 498A में? डायरेक्ट मत खोलिए, अब तो आपको पता होना चाहिए। मेंटल एंड फिजिकल, इट इंक्लूड्स मेंटल एंड हाँ जी, फिजिकल। मैं आपको पढ़ भी दूंगा, ठीक है, जब मैं लिखाऊंगा तो मैं एक बार पढ़ भी दूंगा, तो मैं अभी आपको क्रुएलिटी के बारे में बता दूंगा। द कोर्ट में प्रेज्यूम, कोर्ट ये मान के चल सकती है, हैविंग रिगार्ड टू द ऑल सराउंड अदर सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ऐसा नहीं है
कि सिर्फ कोर्ट ने अगर मान लिया तो सब चीज वही मान लिया जाएगा, और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा। दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड। कोर्ट ये मान के चल सकती है अगर 7 साल के अंदर कोई वुमेन जो है वो अगर सुसाइड करती है और सुसाइड से पहले उसके साथ क्रुएलिटी की जाती थी हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव के द्वारा, तो कोर्ट ये मान के चल सकती है कि हस्बैंड या रिलेटिव ने उसको अबेट किया है। अबेटमेंट, सुसाइड खुद करना भी ऑफेंस है और सुसाइड को उकसाना भी ऑफेंस है। तो आप बता सकते हैं सुसाइड करना और अगर वो बच जाता है तो कहां पर ऑफेंस है? 309। तो सुसाइड से रिलेटेड हमारे पास वैसे आईपीसी में कहाँ का प्रोविजन है? एक तो हमारा 306 है, क्या 305 भी है? यस सर, वो चिल्ड्रन, हाँ जी, तो चिल्ड्रन के लिए है ना, तो इंसेन और चिल्ड्रन के लिए अगर आपको भीड़ से अलग होना है ना, अगर आपको भीड़ से अलग होना है, थोड़ा कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो आपको वो उन सेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जो आते नहीं है पेपर में। ठीक है, ये पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आप इस पे क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का। तो आपको ये भी ध्यान रहना पड़ेगा, अबेटमेंट की बात भी की गई है अगर किसी बच्चे को और इंसेन को भी उकसाया गया है, तो चाइल्ड और इंसेन, ये है 305। और उकसाने की बात अगर हम करें, अबेटमेंट 107 में लिखा है। अबेटमेंट 306 की हम बात करें तो ये सुसाइड की बात करता है। और अगर हम बात करें 309, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड, जिसमें 1 साल तक की सजा है। ठीक है, और अगर हम बात करें थे क्रुएलिटी, क्रुएलिटी के लिए हमें 498 जो है उसी के रेफरेंस से यहाँ क्रुएलिटी को समझना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 498A में कितने तरीके की क्रुएलिटी की बात की गई है। आंसर ऑलरेडी यामिनी ने बता भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। 498A कहता है, उसकी एक्सप्लेनेशन को अगर आप पढ़ेंगे, क्रुएलिटी का मतलब क्या होगा? एक तो विलफुल कंडक्ट, जो ए है वहां लिखा है विलफुल कंडक्ट, विलफुल कंडक्ट, जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जाना जो इस तरीके का है, विच इज लाइकली टू ड्राइव, लाइकली टू ड्राइव मतलब ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, ऐसा कंडक्ट करना जिससे ड्राइव दी वुमेन टू कमिट सुसाइड, के वुमेन जो है वो सुसाइड करे। ठीक है, और टू कॉज अ ग्रेव इंजरी, या तो उसको चोट मारी जा रही है, या डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ पैरों को चोटें मारी जाती है, ऐसा चीज की जाती है कि उसको खतरा पैदा हो गया है या उसको अपनी हेल्थ का खतरा हो रहा है। वेदर मेंटल और फिजिकल, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर कवर हो रहा है मेंटल और फिजिकल दोनों, मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके को कवर किया गया है। और रही बात बी में, अब ये बी भी इंपॉर्टेंट है। बी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वुमेन के साथ जब हरासमेंट किया गया है या उसको हरासमेंट किया जाता है, वुमेन को हरासमेंट, हरासमेंट ऑफ अ वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू कोर्स हर, उस पर दबाव डाला जाता है, कोर्जन, उसको दबाव डाला जाता है, या एनी पर्सन, या उसके माँ बाप हो गए, या उसके ऐसे इंसान को जो उससे रिलेट करता हो, उसको भी हरास किया जा रहा है। और किस चीज के लिए किया जा रहा है? अनलॉफुल डिमांड ऑफ डावरी, अनलॉफुल डिमांड ऑफ, फॉर डावरी को यहाँ पर इन्होंने ऐसे लिखा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लेकर या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, और इन अकाउंट ऑफ द फेलियर बाय हर, अगर वो नहीं देती है या उसका उस डिमांड को फुलफिल नहीं करते तो उसके चलते उसको हरासमेंट किया जाना। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तरीके का डावरी को, दहेज को दहेज के चलते अगर परेशान किया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ अबेट कर रहा है उस लेडी को, अगर उसको हरासमेंट किया जा रहा। तो क्रुएलिटी का ये मतलब होता है यहाँ पे 113 के ए में भी। ठीक है, अब एक केस के हम कर लेते हैं। तो पहली बात तो आपने इसको, इस सेक्शन को समझ लिया होगा, कोर्ट मे प्रेज्यूम है, और ये मे का मतलब क्या होता है? रिबट किया जा सकता है। रिबट कैसे करेंगे? जैसे जो फैमिली मेंबर है, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और जो रिलेटिव्स हैं उसके, दे कैन से कि सुसाइड जो है उसका अपना पर्सनल चॉइस था, पर्सनल चॉइस,
ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लड़की के जो पेरेंट्स है वो भी कहते हैं कि भाई ऐसे कोई डिमांड नहीं थी, हमारी बेटी को कभी भी परेशान नहीं किया गया, वैसे हार्डली ऐसा होगा, तो तब ये बात सिद्ध की जा सकती है। हस्बैंड और रिलेटिव्स जो है उसके ये कह सकते हैं कि इसकी खुद की पर्सनल चॉइस थी, उसने अपनी खुद ही हत्या सुसाइड की है। ओके, जैसे केस भी है समीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वैसे मैं आपको ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूँ। एक केस लिख लेते हैं, समीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत सिंपल सा केस है। जब आप अपने आईपीसी में आंसर लिखेंगे तो पुराना जो मैंने पढ़ाया उसी को फोकस कर लेना एक बार। अच्छा, एक बात बताइए, एक वाइफ ने सुसाइड करी, वाइफ ने इस केस में सुसाइड करी और बेसिकली दहेज की डिमांड की जाती थी। इस केस में दहेज की डिमांड की जाती थी फैमिली के द्वारा, और इस बात को लेकर, डावरी के मामले को लेकर ऑलरेडी 1.5 साल पहले सेटलमेंट हो चुका था। वट एवर इस सेटलमेंट, जो भी बातें थी वो उनकी सेटल हो चुकी थी दहेज को लेकर। 1.5 साल बाद उसने सुसाइड करी है। वुड यू थिंक क्या हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर्स को पनिश किया जा सकता है? क्या उनको प्रेजम्पशन कोर्ट प्रेज्यूम करेगी कि इट इज स्टिल अ केस ऑफ डावरी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? क्या कोर्ट प्रेज्यूम करेगी अभी भी? 1.5 साल हो गया, डावरी की डिमांड की गई थी दहेज की। Yes, so court may presume. कोर्ट मे प्रेज्यूम है तो मे प्रेज्यूम में तो देखो वैसे भी हल्का ही होता है केस के, कोर्ट मान के चल सकती है। बट इस केस में कहा गया था कि इट वुड बी अनसेफ। पूरा नकारा नहीं है 1.5 साल को, अनसेफ कहा है कोर्ट ने। अनसेफ टू इन्वोक, लिख लीजिए चाहे आप लाइन, unsafe to invoke the presumption of the guilt. Presumption of guilty. अब इस 1.5 साल पहले डिमांड की गई थी तो कोर्ट को थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा और सतर्क होकर देखना पड़ेगा कि भाई 1.5 साल पहले की गई, अब बाद में दोनों लोग सही तरीके से रह रहे थे, तो देयर कुड बी एनी अदर रीजन फॉर कमिटिंग अ सुसाइड। कुछ और कारण भी हो सकता है, तो प्रेजम्पशन रिबट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप इस पे। समीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 का केस है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। 113 बी करते हैं, अगर आपने लिख लिया है तो। ये आगे चले। Shall I rub it? यामिनी, हर्षना, कृतिका? Yes, sir. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 113 के बी की। तो एमसीक्यू कैसा पूछा जा सकता है, इससे मे और शेल प्रेज्यूम को लेकर आ जाएगा। और अगर मेंस का क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आपका 306 आईपीसी पे से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रेजम्पशन पे, सिर्फ प्रेजम्पशन पे 113 के ए पर पूरा मेंस का क्वेश्चन बन जाए ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें आईपीसी का 306 को पे क्वेश्चन आएगा, देन यू कैन राइट इट। रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे, डायरेक्ट सिंपली बी शॉर्ट क्वेश्चन भी मुश्किल ही बन पाएगा। अब आता है ऐसे एक और प्रेजम्पशन है, प्रेजम्पशन एज टू डावरी डेथ। ये भी हम ऑलरेडी जब आईपीसी हमने पढ़ा था तब हमने किया था, लेकिन दोबारा शॉर्ट में कर लेते हैं। प्रेजम्पशन एज टू डावरी डेथ, दहेज हत्या। 304 बी जो है वो बात डील करता है दहेज हत्या से, आईपीसी का। ठीक है, दहेज हत्या कर देना। अब उसी बात का प्रेजम्पशन लगाया जा रहा है। पहले आपको थोड़ा सा ये पता भी होना चाहिए कि 304 बी जो है आईपीसी का, उसके अंदर अगर हम दहेज हत्या की बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें लिखी हुई है उसमें। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग एक बार बैरक जरूर पढ़ लेना, लेकिन हमने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर किया हुआ है। तो 304 बी जो है, 304 बी में बात की गई है डावरी डेथ। तो ये कहता है वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, जलाकर मारा है या बॉडली इंजरी करी है, और अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा अगर लेडी मर गई है विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज, 7 साल के अंदर, और सून बिफोर हर डेथ, और अपनी डेथ से पहले उस लेडी के साथ
क्रुएलिटी की गई थी उसके हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा, किस चीज को लेकर, इन कनेक्शन विद द डाउरी डिमांड। ठीक है, दहेज हत्या तो तभी होगी जब दहेज की डिमांड की जा रही होगी। शैल बी डेल्ट विद, उसको कहा जाता है दहेज हत्या। ठीक है, तो ये दहेज हत्या और जिसमें सजा दे रखी है, which shall not be less than 7 साल से कम नहीं होगी, which may extend to imprisonment for life, उम्र कैद तक हो सकती है। तो ये है दहेज हत्या। अब इस बात को लेकर कोर्ट में अगर बात आई है तो क्या कोर्ट प्रेजम्पशन ले सकती है कि दहेज हत्या हुई है? तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं 113 का बी। ठीक है, प्रेजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। कृतिका, हाँ जी बोलिए कृतिका। और अगर जो नहीं बोल पा रहे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। 113 का बी प्रेजम्पशन लेकर है, प्रेजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, दहेज हत्या को लेकर प्रेजम्पशन। तो ये कब ऐड हुआ था? पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हेन इट वाज एडेड। यामिनी बता सकते हैं बिगड़ देखे कब ऐड हुआ है? यामिनी, अर्चना। 1986। 1986। अच्छा एक बार बता दीजिए 304 कब ऐड हुआ है? सर 304 बी कब ऐड हुआ है? हाँ जी, तो ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी रखना कि याद रह जाए क्योंकि सेम ईयर है। देखो एक क्वेश्चन याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा। अब बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, ये भी याद करने का तरीका है। ठीक है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। 304 बी डाउरी डेथ, 304 और 113 का बी प्रेजम्पशन। 1986 दोनों का ईयर भी सेम है। अब एक बार देख लेते हैं। When the question is whether person has committed the dowry death of a woman, कि उसने दहेज हत्या की है उस वुमेन की, और ये दिखाया जाता है कि soon before her death, कि soon before her death बहुत इंपॉर्टेंट है। 304 बी में भी वर्ड यूज किया है। Such woman had been subjected by such person to cruelty, उसके साथ cruelty की गई है, harassment, for in connection with any demand of dowry, दहेज को लेकर। The court shall presume, अब यहाँ लिखा है court shall presume। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आता है एमसीक्यू। कोर्ट यहाँ पे शैल प्रेज्यूम करेगी, मे प्रेज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ है दैट द शैल दैट सच पर्सन हैज कॉज्ड डाउरी डेथ। क्योंकि दहेज हत्या काफी हो रही थी तो इसलिए कोर्ट ने यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द डाउरी डेथ शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो जो आईपीसी के अंदर दहेज हत्या का मतलब है वही मतलब हम यहाँ मानेंगे और कोर्ट यहाँ पे शैल प्रेज्यूम करेगी 113 के बी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक शैल प्रेज्यूम है, सून बिफोर हर डेथ, सेम चीज है, उसके साथ क्रुएलिटी की गई थी या हरासमेंट किया गया होगा और जिसके चलते उसको डेथ कर दी गई होगी। और इसके साथ हमें 304 बी भी समझ लेते हैं शॉर्ट में, बर्न्स मारकर, ठीक है, बॉडली इंजरी देकर। और वहां पे तो बिल्कुल क्लियरली लिखी है कि 7 साल के अंदर। ठीक है, तो वहां से भी यहाँ का क्लियर रिलेशन बनता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में लिखा है 304 बी में जो डाउरी डेथ की बात की गई है वही हम यहाँ पे मतलब समझ लेंगे 113 बी के अंदर। तो कोर्ट शैल प्रेज्यूम, भाई इतनी सी बात है यहाँ पर। और ये बर्डन भी जो है, आई टेक दी, आपका भी क्वेश्चन में पूछूंगा, पहले एक बार सुन लेते हैं पूरा। ये आप लिख लीजिए क्योंकि हर एक मोमेंट पे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप साइड में लिख लीजिए, मुझसे जब एक पूरा थोड़ा सा टॉपिक हम आगे प्रोसीड करेंगे देन यू मे आस्क। अब इसमें क्या है, बर्डन जो है ये बर्डन एक्यूज्ड पे भी है। एक्यूज ये इस बात को खारिज कर सकता है, रिबट कर सकता है। ये जो कोर्ट ने प्रेजम्पशन लगाया है ये ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई। अगर हमने 7 साल के अंदर एक अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में अगर किसी वाइफ की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हर सिचुएशन में ये मान ही लिया जाएगा कि इस इंसान ने, हस्बैंड ने, उसके रिलेटिव ने मारा होगा। इस बात का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पे होगा कि दैट ही हैज टू रिबट दिस प्रेजम्पशन। जो कानून ने मान के चल लिया है, जो कोर्ट मान के चल रही है, कोर्ट अक्यूज कैन रिबट इट और एविडेंस लाके उसको खारिज कर सकता है। केस का नाम लिख लेंगे, एक केस और लिख लेते हैं शॉर्ट में, हेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
हेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है, 1995 का केस है। अब इस केस में क्या है, बहुत सिंपल सा केस है। जो वाइफ की हत्या की गई, स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है, हत्या कर दी गई स्ट्रैंगुलेट करके। स्ट्रैंगुलेशन होता है दबाकर, गला दबाकर, स्ट्रैंगुलेशन करके हत्या कर दी गई। और इस बात के भी एविडेंस है कि डवरी की डिमांड की गई थी, ठीक है। और अक्यूज ने, अक्यूज मतलब हो गया उसका हस्बैंड, हस्बैंड ने उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ कुछ दिन पहले ही क्रुएलिटी की थी। तो अपने आप में एक प्रेमा फेसी एविडेंस बन जाता है, तो इसलिए अक्यूज को लायबल ठहराया गया 304 बी के अंदर। और 304 बी पे हम ऑलरेडी कई सारे केस पहले ही कर चुके हैं, तो आप अपना आईपीसी के नोट्स को एक बार रेफर कर लेना यहाँ पर, जो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ 304 इज 113 का बी इज ओवर। अभी हम बात करेंगे सेक्शन 114 की। ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इसमें कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 114 हम पढ़ेंगे। ये बात करता है, इसका जो टाइटल है, प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन फैक्ट। द कोर्ट में प्रेज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। कई बार कोर्ट जो है कई चीजों का प्रिजम्पशन लेकर चल सकती है, ठीक है। कोर्ट भी कई बार कई चीजों का, कई फैक्टों का, तथ्यों का एग्जिस्टेंस के वो चीज हुई है, कई चीजों का एग्जिस्टेंस लेकर चल सकती है कि ऐसी चीज हुई होगी। नाउ द कोर्ट में प्रेज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट व्हिच इट थिंक, जो कोर्ट को लगता है लाइकली टू हैव हैपन, कि ऐसा हुआ होगा, रिगार्ड बीइंग हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। किस चीज को ध्यान में रखेगी कि कोई नेचुरल इवेंट अक्सर ऐसे होता ही है, या ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन का बिहेवियर ऐसा ही होता है उन परिस्थितियों में, या पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस इन देयर रिलेशन टू द फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस। इसको और सिंपल भाषा में मैं एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, कोर्ट जो है कई बार के एक मैगजिम भी है इस पे ना, एक बेसिक मैगजिम है, एक बेसिक बात है। क्या बात है कि कोई भी चीज जो है, ऑल थिंग्स आर प्रेज्यूम टू बी, आप अपने आंसर को ऐसे ही लिखना अगर मेंस में आता है तो, ऑल थिंग्स presumed to have been done, presumed to have been done have been done correctly। कि हर चीज कोर्ट ये मान के चल सकते हैं कि भाई सही तरीके से हुई होगी एंड रेगुलरली। ये एक बेसिक रूल भी है, ठीक है। ऑल द थिंग्स presumed to have been done correctly and regularly, LY आ जाएगा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है 114 के अंदर कोर्ट में प्रेज्यूम, कोर्ट ये मानकर चल सकती है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, किसी फैक्ट को लेकर, which it think fit, which it think likely to happen, किसी फैक्ट को कि likely to happen ऐसा हुआ होगा या होता है। रिगार्ड बीइंग हैड टू, किस बातों को लेकर, कौन कौन सी बातें हो सकती है, नेचुरल इवेंट, ह्यूमन का कंडक्ट, ये कीवर्ड्स हैं, इसके ध्यान रखना, नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट, और पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस इन द रिलेशन टू द फैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर केस, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझिए बस, कोर्ट में प्रेज्यूम कि ऐसी चीज हुई होगी जो अपने आप में एक नेचुरल इवेंट है। जैसे जो गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाती है, कोर्ट इस बात का तो अंदाजा लगा ही सकती है, ये इस धारा, इस प्रवाह में बहती है, कि उन, अब ह्यूमन कंडक्ट के उन परिस्थितियों में एक इंसान किस तरीके से बिहेव करता है। अगर इंसान को गुस्सा आएगा तो इंसान का मुंह लाल हो सकता है, ये तो ह्यूमन कंडक्ट है, बिहेवियर है उसका। एक इंसान पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस करता है, तो जैसे अगर मैंने आपको एक लेटर भेजा है, अगर वो वापस नहीं आया है
तो व्हाट आई मे प्रेज्यूम, व्हाट कोर्ट में प्रेज्यूम, हाँ जी, कि वो लेटर प्रॉपरली डिस्पैच्ड हो गया होगा। तो लेकिन ये प्रेजम्पशन जहां पे भी मे है या शैल है वो रिवर्टेबल तो होते ही है। अब रिवर्ट जो बात ये कह रहा है कि बात सही नहीं है, वो कोर्ट में आके सिद्ध करे अपनी बात। और एक बात आपको और शायद अभी हम पढ़ेंगे, जो हमने इसके आगे के 114 के ए बी सी करके हमने पढ़ना है, इसमें बड़े अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। जैसे अगर कोई इंसान, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उस बात का आंसर नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो एक प्रेजम्पशन में लगा सकता हूँ भाई तू आंसर क्यों नहीं दे रहा, या तो अगर तू आंसर देगा तो वो तेरे अगेंस्ट जा सकता है। तो इसी तरीके से कोर्ट भी प्रेजम्पशन लगा सकती है। अब इसमें ए बी सी डी जितने भी पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन भी आता है और एक मेंस का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से बड़ा अच्छा। तो पहला है द कोर्ट में प्रेज्यूम, कोर्ट ये मान के चल सकती है दैट अ मैन, और ये मैं आपको शायद पढ़ा भी चुका हूँ, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। लेकिन अब सेक्शन वाइज याद करेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा है। दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टॉलन गुड्स, जिसके पास चोरी का सामान मिला है, उसे कब्जे में है। सून आफ्टर द थेफ्ट, चोरी के बाद अगर किसी के पास सामान मिलता है, या तो वो चोर है या उसने चोरी का सामान खरीदा है। रिसीव द गुड नोइंग देम टू बी स्टोलन, ठीक है। अनलेस भी लिखा है ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजीशन, क्या पता वो चोरी का सामान किसी और तरीके से उसके पास आया है, तो वो कोर्ट में उस बात को रिबट कर सकता है जो कोर्ट मान के चल रही है। बात समझ में आ गई? इसमें भी कुछ एक्सप्लेनेशन। अच्छा एक बात और बताइए, एविडेंस में हमने ऐसी कुछ बात पढ़ी है क्या कि क्या इस बात का एविडेंस दिया जा सकता है कि उसने उस 100 रुपए का मोबाइल को 90 रुपए में भी खरीदने से मना कर दिया था, बेचने से मना कर दिया था? श्यामनी और अर्शना 15 यस सर, ये इलस्ट्रेशन में पढ़ा था एक मिनट। इलस्ट्रेशन पढ़ी है तो यही तो ध्यान रखना है कि हमने ऐसी बात पढ़ी कहाँ है। अगर आप इतना ध्यान रख लेंगे तो दुनिया का टफेस्ट पेपर बना दिया जाए ना तो भी आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। क्या ऐसी कोई बात हमने पढ़ी है? तो 14 या 15 में पड़ी होगी। ये आप ढूंढ के बताइए मुझे, मैंने तो क्वेश्चन दिए, मेहनत की है थोड़ी। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को? श्रेष्ठा, पूर्णिमा, बाकी आप लोग भी सुनिए। क्या कोर्ट में इस बात की भी एविडेंस या बात को रखा जा सकता है कि उस इंसान ने, वो चोरी की संपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसने वो 100 रुपए का मोबाइल जो उसके पास से मिला है उसने 90 रुपए का भी बेचने से मना कर दिया था। इससे क्या कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगी वो चोरी का नहीं होगा? ठीक है, तो बताना आप मुझे, सोचिए थोड़ा, फोकस कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सर्च कर लेना हमने कहाँ पढ़ा था। सर एडमिशन वगैरह में पढ़ा था क्या? हाँ? तो ये 14 में तो है ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग। आप मुझे ढूंढिए, थोड़ा सा सर्च कीजिए, आज एविडेंस देना पूरा पढ़े, इस बहाने से क्या पता थोड़ा आधे से ज्यादा पढ़ भी लें। ओके ना, बी पे आ जाते हैं। बी कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन आता, दिखने में तो एक लाइन नजर आ रही है, 20 ये जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। यानी क्या मतलब है इसका, ये अर्चना आप बताइए। दैट एन accomplice is unworthy of credit unless is corroborated in material particular। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस पे? क्या यस सर आ सकता है। क्या है, क्या लिखा है अर्चना, आप ही बता दीजिए। सर एक्म्प्लिस जो 133 ऑफ ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो कहा है कि उसकी बात, मतलब क्या बोलते हैं, को एक्यूज। फिर आपने ये बोला था कि आप बताओगे कि को एक्यूज में और एक्म्प्लिश में क्या फर्क होता है। तो इस सेक्शन में तो ये बोल दिया कि वो एक ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकता और उसके लिए कोरिलेशन जो है करना जरूरी रहेगा, मतलब। हाँ जी, देखो एक क्वेश्चन इसमें आता कैसे है बी पे। एक तो हमारे पास सेक्शन 133 है, 133, जो एक एक्म्प्लाइज की बात करता है, पार्टनर इन अ क्राइम। इस पे एक अलग से क्लास होगी,
ठीक है। एकम्प्लाइज कौन होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक क्राइम करते हैं, कंप्लाइज यानी पार्टनर हो गए इन अ क्राइम। अब क्वेश्चन ये होता है कि अब कंप्लाइज को विटनेस बनाया जा सकता है क्या? क्या उसकी गवाही पे, सपोज करो ए और बी दो ने मिलकर क्राइम करा है, तो क्या ए अगर सपोज ए की गवाही पे क्या बी को सजा दी जा सकती है? ठीक है, क्या ए की गवाही पे बी को सजा दी जा सकती है? अब बहुत सारी थ्योरीज है इस पे, जैसे ए तो अपने अपने ए और बी ने जब मिलके मारा है तो ए तो बी के खुद खिलाफ हो गया, जबकि दोनों पार्टनर थे, तो इसकी गवाही जो है क्या वो विदाउट कोऑपरेशन चल जाएगी क्या? तो 133 में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, एक बार मैं दिखाई देता हूं आपको। 133 में क्या लिखा है कि उसमें कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वो एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। An accomplice shall be a competent witness, अपने आप में competent witness होता है against an accused person, and a conviction is not illegal, conviction अपने आप में illegal नहीं होगी, because it proceeds upon the uncorroborated testimony of the accomplice। मतलब कोर्ट चाहे तो accomplice की गवाही पे दूसरे पार्टनर को सजा दे सकता है, ठीक है, और वो जो उसके बिहाफ पे कन्विक्शन दे सकता है उसके विटनेस पे, अनकोरोबरेटेड भी मतलब बिगर और एविडेंस को लिए हुए। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 114 का बी। 114 के बी में क्या लिखा है? 114 के बी में तो बिल्कुल विपरीत बात लिखी है। क्या लिखा है 114 के बी में? सर इसमें मना कर दिया कि नहीं वो एक अनवर्दी है, तो उसके लिए आपको उसके जो भी एविडेंस मतलब उसके जो भी एविडेंस होंगे उसको कोरोबरेट करना जरूरी है, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कह रहा है कोरोबरेट करो। दैट एन कंप्लाइज जो है, जो सह अपराधी होता है, पार्टनर इन अ क्राइम, वो अपने आप में अनवर्दी है, उसकी विटनेस को ध्यान ना दिया जाए, ज्यादा अनवर्दी है। जो अपने पार्टनर का नहीं वो कोर्ट का क्या होगा? अनलेस इज कोरोबरेटेड इन अ मटेरियल पर्टिकुलर। तो दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? यस सर। 114 का बी तो कह रहा है, 114 का बी ये कहता है कि भाई कोरोबरेशन कर लो, ये कह रहा है अनकोरोबरेटेड भी। तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रोवर्सी है। अब इस कॉन्ट्रोवर्सी पे ही क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, वो आएगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100% आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम कंप्लाइज पढ़ेंगे तब इस इलस्ट्रेशन को करेंगे। और एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोर्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, लिख रखा है लेकिन जजमेंट आ चुकी है, उन्होंने कहा ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बिल्कुल भी। अब इस पे हम ज्यादा बात अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक हमारा 114 का बी नहीं है, पूरा हमें करना है। जब हम कंप्लाइज पढ़ेंगे तब हम 114 का बी करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड, बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया है और एंडोर्स है, वाज एक्सेप्टेड और एंडोर्स फॉर अ गुड कंसिडरेशन, तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रखेगी। ये मैं प्रेज्यूम कर सकते हैं कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है तो कुछ ना कुछ उनके बीच में ट्रांजैक्शन रही होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन के चलते उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया होगा। लेन देन हुई है तो भैया अगर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो मेरे पास अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है तो कुछ तो रहा होगा, हमारे बीच में कुछ काम रहा होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था बिजनेस, ये पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस, डी कहता था थिंग और स्टेट ऑफ अ थिंग, कुछ चीज या कोई स्टेट ऑफ अ थिंग which has been shown in existence within a period shorter than that within which such thing or state of thing usually ceases to exist is still in existence, कि वो अभी भी अस्तित्व में है। भाषा बड़ी डेंजर सी लिख रखी है, समझ में नहीं आती है आसानी से, लेकिन इसका एक क्रक्स है कि कोई चीज उस दौरान वो रही थी, ठीक है, और वो खत्म हो गई थी, और अगर अभी भी वो परिस्थिति में है तो उसको लेकर कोर्ट कुछ अंदाजा लगा सकती है। जैसे सपोज करिए एक इसकी इलस्ट्रेशन दे रखी है नीचे, अगर
एक नदी जो है पिछले 5 साल में वहां थी और उसका प्रवाह इस तरीके से चलता रहा। सपोज कोई नदी जो थी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती थी, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती थी, लेकिन एक दिन बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, ठीक है। फ्लड की वजह से इसका प्रवाह कहीं और चला गया इसका प्रवाह, ठीक है। तो कोर्ट ये मान सकते हैं, कोर्ट में प्रेज्यूम कि हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड, बाढ़ की वजह से इसने अपना जो प्रवाह है वो चेंज कर लिया होगा। जैसे केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज बही, तो नदी थी वहां पर, अब कई जगह और उसकी शाखाएं बन गई। जैसे काला पानी भी, जो भी नेपाल और इसका बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया का, वहां पे भी जो काली नदी, महाकाली भी बोल देते हैं उसको, तो उसका भी जो शोर है वो बार बार बदल रहा है, और उस बदलने की वजह से डिस्प्यूट भी अराइज हुए हैं कई बार, ठीक है, लिम्पियाधुरा और ये जो काला पानी वाली जो जगह है, तो प्रवाह बदलती है। तो इसकी इलस्ट्रेशन नीचे भी लिखी हुई है, अगर हम देखेंगे नीचे, मैं आपको वही पढ़ा देता हूँ पहले, अगर आप देखेंगे तो ओके। इट इज प्रूव्ड दैट द रिवर रैन इन अ सर्टेन कोर्स 5 ईयर अगो, 5 साल पहले एक नदी ऐसे बहा करती थी। बट इज नोन दैट देयर हैज बीन अ फ्लड, भाई ये बात का भी पता चला है कि वहां पे बीच में एक बाढ़ आई। सिंस दैट टाइम विच माइट चेंज इट्स कोर्स, उस दौरान से, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पहले तो काफी लंबे समय से नदी ऐसे चलती आ रही थी, लेकिन जैसे उसका फ्लड आया, बाढ़ आई, तो उसका नदी का जो बहाव है वो चेंज हो गया, किसी और डायरेक्शन में वो बहने लग गई। तो इस बात का कोर्ट अंदाजा लगा सकती है। और अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन भी मैं इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको बता दूं क्वेश्चन आते कहां से हैं यहाँ पर। द जुडिशियल एंड द ऑफिशियल एक्ट हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म, तो अगर कोई जुडिशियल एक्ट हुआ है या ऑफिशियल एक्ट हुआ है तो कोर्ट मान के चलेगी वो सही तरीके से हुआ है। इसका मैंने आपको बेसिक मैक्सिम भी बताया था, द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट द थिंग हैज बीन डन प्रॉपरली एंड रेगुलरली हुई होगी। एफ कहता है दैट द कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन फॉलोड इन अ पर्टिकुलर केस, कि कोई कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस जिस तरीके से व्यापार होता आया है वैसे ही होता आया होगा। That evidence which could be of it is not produced, अब आपको मैंने एक बताया था शुरू में, हमने चाहे डिस्कस की होगी कि अगर कोर्ट किसी एविडेंस को मंगाती है, that evidence which could be and is not produced, जो लाया जा सकता था नहीं लाया गया पार्टी के द्वारा, would if produced, अगर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, be unfavorable to the person who withhold it, तो कोर्ट ये मान के चल सकती है अगर कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट मंगाया और वो डॉक्यूमेंट नहीं लाया गया उस पार्टी के द्वारा, तो कोर्ट ये मान के चल सकती है कि वो जो डॉक्यूमेंट अगर वो लाता तो उसके अगेंस्ट होता, ठीक है। और ऐसे ही एच है, अभी हमने जी जो पढ़ा है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए पढ़ा है। अब एच जो है, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी आदमी से, that if a man refuses to answer a question which is not compelled by law to answer, the answer is given would be unfavorable to him। जैसे हमने बात की थी, अगर कोई मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं और आप उसका आंसर ना दे या टालम टटोली करे, तो आई में प्रेज्यूम के शायद वो आपके अगेंस्ट होगा, ठीक है। द कोर्ट कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी। 165 जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, 165 में कोर्ट किसी भी पार्टी से किसी भी टाइम बिगर वार्निंग के क्वेश्चन पूछ सकती है। अगर वो आंसर नहीं देगा तो कोर्ट ये प्रेज्यूम कर सकते हैं भाई इसके अनफेवरेबल रहा होगा इसलिए आंसर नहीं दे रही। और आई कहता है दैट व्हेन अ डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन इज इन द हैंड्स ऑफ ऑब्लाइजर, द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज। ये मुझे बताइए आप लोग, आप बताइए हर्षना, इसका मतलब क्या है आई का? सर पढ़ के तो नहीं समझ आ रहा। अच्छा, बाकी और कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? श्रवण, पूर्णिमा, श्रेष्ठा, हाँ जी कृतिका आप बताइए, अगर आप बताना चाहते हैं कोई बताइए। यामिनी चलो आप बताइए, इफ यू कैन आंसर इट। पता नहीं। चलो एक बात बताइए, आपने, एक सेकंड ये क्या खुल गया, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, सपोज करो आपने एक चेक इशू किया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको।
आपने एक चेक इशू करा किसी को, या कोई डॉक्यूमेंट दिया जिसपे आपने लिखा भाई ठीक है मैं इस इंसान से 10,000 रुपए ले रही हूं। अगर आप किसी से उधार लेंगे तो क्या आपसे वो चेक ले सकता है, पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी? हाँ जी यामिनी बताइए। यस सर। यामिनी की क्या ऑब्लिगेशन है या नहीं कि उसका पैसा वापस करें? बिल्कुल। यू आर ऑब्लाइजर। आपने एक चेक इशू किया होगा अगेंस्ट जो आपने 10,000 रुपए लिए कि चल ठीक है मैं तेरे को 6 महीने बाद पैसे दे दूंगी। जब आपने एक चेक बनाया होगा तो उस पर डेट यहाँ पे लिख दी होगी ना ऊपर की तरफ कि मैं तेरे को चेक की डेट बना देती हूँ 1/7/2021 में ये चेक अपने अकाउंट में डाल लियो, ठीक है, और मेरे को आज 10,000 रुपए दे दे। अक्सर हम ऐसा करते ही नहीं करते हैं। यस सर। या कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कि भाई ठीक है भाई ये डॉक्यूमेंट में मैं लिख देती हूँ कि इस तारीख को मैं तेरे को पैसा पे कर दूंगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये चेक किसके पास होता है? बी के पास। सर जिसको पेमेंट देनी होती है बी के पास होगा, जिसको हम पेमेंट करेंगे, जिससे आपने पैसा लिया है, राइट? उसी को तो दोगे एज ए गारंटी के रूप। अब अगर सपोज कीजिए ये डॉक्यूमेंट, अगर ये चेक आपके पास मिलता है ओरिजिनल, तो इसका मतलब क्या है? क्या अंदाजा लगा सकते हैं कोर्ट? हाँ जी बताइए, हमने क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से अगर वो चेक आपके पास है तो? श्रवण, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 10,000 रुपए लिए गए थे वो उसको 10,000 रुपए वापस कर दिया और पीडीसी वापस ले लिया उससे। हाँ जी, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। डेली ट्रांजैक्शन में हम कहते हैं भाई मेरा चेक वापस करो, या हमने आप भी तो उस इंसान से कहोगे ला भाई ला मेरा चेक वापस दे या फाड़ दे, ठीक है, आप वापस ही लोगे अक्सर। भाई मेरा चेक वापस ले, ये अपने 10,000 रुपए। अब वो चेक अगर आपके पास निकल के आया है यामिनी के पास, तो कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगी? ओके सर समझ में आ गया, द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज। When a document, हाँ जी, when a document creating an obligation is in the hands of the obliger, the obligation has been discharged, कि liability खत्म, ठीक है? समझ में आ गया और लोगों को भी? बाकी तो आसान थे, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ जी कृतिका, श्रेष्ठा, अरे यस लिख दीजिए अगर नहीं बोल पा रहे तो आप। कम ऑन डू इट फास्ट। कृतिका, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ और भी बातें, बट द कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड, लेकिन कोर्ट और चीजों को भी ध्यान में रखेगा, टू सच फैक्ट एज अ फॉलोइंग इन कंसीडरिंग वेदर सच मैक्सिम डू और डू नॉट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर केस बिफोर इट। जो कोर्ट के सामने बात आई है और भी चीजों को, ऐसा तो है नहीं कि भाई ने का मतलब पत्थर की लकीर हो गई, ये कंक्लूसिव प्रूव हो गया, तो कोर्ट और चीजों को भी ध्यान रख सकता है। क्या क्या चीज ध्यान रख सकता है? जैसे एज टू इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन ए में क्या करी? चोरी के सामान की हमने बात करी, ठीक है। अब ये क्या कहता है? अ शॉपकीपर हैज इन हिज बिल अ मार्क्ड रुपीज soon after it was stolen and cannot account for its possession specifically, but it continually receiving rupees in the course of his business. मुझे बता सकता है इसका मतलब क्या? याम नहीं और अर्शना, कोर्ट इस बात को भी किस बात को ध्यान रखेगा? ए में क्या लिखा है? हाँ जी यामिनी और अर्शना बताइए जल्दी से, बाकी और लोग भी बोलिए। Am I audible? यामिनी? yes sir audible, पर नहीं पता चला। नहीं और ऑडिबल, लेकिन सर एक बार इलस्ट्रेशन पढ़ रहे थे खुद को। चलो पढ़िए फिर बताइए मुझे, आप लोग भी थोड़ा सोचिए। यस सर। श्रवण आप भी सोचिए।
सर वही कि उसे स्टोलन, जो भी वो स्टोलन मनी थी वो उसने रिसीव की है। कैसे रिसीव करी है? देखो, अगर कोई चोरी का सामान किसी के पास से निकलता है तो ये प्रिजम्पशन तो है कि माना जाएगा, वो मान सकते हो कोर्ट के चोरी का है या उसने चोरी का सामान रिसीव किया होगा, बट एक कंक्लूसिव प्रूफ तो होता नहीं है। तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान रखेगी, जो शॉपकीपर है, ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में शॉपकीपर लिखा है कि एक शॉपकीपर है, हैज इन हिज बिल, उसके पास बिल है जिसमें एक मार्क्ड रुपी है और सून आफ्टर वो चोरी हो चुका है, और चोरी होने के बाद एंड कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज पोजीशन, जब ये शॉपकीपर भी नहीं बता पा रहा है कि उसका पोजीशन किसके पास है, बट इट कंटिन्यूअली रिसीविंग रुपीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कई बार उसके पास जो है ना पैसे उसी फॉर्म में आते रहे हैं, मतलब कैश आता रहा है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रूव इट कि वो इसका जो नोट है, जो पैसा है, वो चोरी हो गया। क्या पता बिजनेस के दौरान वो चोरी का जो जिसने उसने नोट की बात बता रहा है, क्या पता किसी ट्रांजेक्शन के चलते उस सामने वाले इंसान के पास चला गया हो। एक बात बताइए, सपोज करो मेरे पे एक 100 रुपए का नोट है और मैंने उस नोट का नंबर नोट कर रखा है, मैंने उस नंबर का नोट का सीरियल नंबर नोट कर रखा है, और मैं उस दौरान सामने वाले से बिजनेस करता हूँ, और वो नोट का जो नंबर मैंने नोट तो कर रखा है, लेकिन वो बिजनेस के दौरान मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया है। अब मैं कोर्ट में जाके खुद ही कहता हूँ कि मेरा 100 रुपए का नोट था, उसका नंबर ये था, वो चोरी हो गया, और बाद में वो नंबर बताया तो इस नंबर का मेरा नोट है, वो चोरी हो गया, वो सामने वाले के पास निकलता है। तो कोर्ट ये भी तो देख सकती है कि इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होती आई है, क्या पता इसने जानबूझ के नंबर नोट कर लिया हो ताकि फ्यूचर में कुछ चीज उस सामने वाले के पास चली जाएगी तो वो कहेगा कि मेरा नोट चोरी हो गया है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो यस सर, वैसे भी सर मनी तो सर्कुलेट होती रहती है, अगर एक ही नोट है तो वो तो इस बात को नहीं इम्प्लाई करेगा कि पर्सन ने चोरी ले, लेकिन हाँ अगर सीरीज ऑफ नंबर किसी एक के पास मिलते हैं चोरी करे हुए, तब प्रिजम्पशन थोड़ी हाई हो जाती है। देखो वो चीज, क्योंकि ना बिल्कुल सही बात है, वो ट्रांजेक्शन में पैसा घूमता है, तो पैसा घूमता है तो पैसे की जब चोरी हो रही है तो क्या पता उसने उसके साथ कोई बिजनेस करा, उसके दौरान वो सीरियल नंबर या उस नोट के पैसे के जो गए हैं वो उसके पास मिले हो। तो कोर्ट इन चीजों को भी ध्यान रखेगी, यानी कोर्ट इस तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानता है कि हाँ किसी के सामने किसी के पोजीशन में चोरी की चीज मिली है तो उसको मान ही ले कि इसने ही चुराई है। तो कोर्ट और फैक्टर्स को भी ध्यान में रख सकता है। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब जैसे बी जो हमने पढ़ा, बी का तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा, लेकिन इसको फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि जो एक है सर ये इलस्ट्रेशन 1 में, हेलो, हाँ बोलिए श्रवण। सर ये इलस्ट्रेशन 1 में जो मार्क्ड नोट है वो शॉपकीपर के पास मिला है या शॉपकीपर का मार्क्ड नोट किसी और के पास मिला है? यहाँ पे शॉपकीपर का मार्क्ड नोट किसी और के पास अगर मिलता है तो सर इसमें तो ये लिखा हुआ ना, हैज इन हिज बिल अ मार्क्ड रुपी, तो मतलब उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है ना सर? हाँ, शॉपकीपर की प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा नोट है जो कि चुराया हुआ है। A shopkeeper has in his bill a marked rupee soon after stolen, मतलब चोरी हुआ था वो नोट और उसके बाद वो मिलता है, and cannot account for his possession, मतलब मैंने जो शॉपकीपर है ना यहाँ पर इसको बनाया जिसके पोजीशन में चीज मिली है, बट इट कंटिन्यूअली रिसीविंग रुपी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब चोरी ऐसा नहीं कि उसने एक नोट किसी के पोजीशन में आ गया है और वो इस बात की कंप्लेंट हुई है कि वो चोरी का नोट है, तो जिसके पोजीशन में वो मिला है, कोर्ट ये मान के ना चले, ये मान के तो वैसे चल सकते कि चोरी के सामान जिसके पास मिलता है वो चोरी का हो सकता है या उसने चुराया है या उसने रिसीव किया है, बट कोर्ट ये भी देख सकते हैं क्योंकि पैसा घूमता भी तो है, तो घूम के आ गया हो, क्या पता नोट बिजनेस हुआ हो, ट्रांजेक्शन हुई हो, क्योंकि चोरी का नोट तो घूमेगा, उसके चोरी के नोट पे ये थोड़ी ना लिखा है वो बिल मांगते हैं कि हम आपसे नोट का। हाँ जी यस सर, तो इसमें ये कह सकते हैं ना, कंटिन्यूअसली रिसीविंग रुपीज इन कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसका काम ही यही है ना कि उसके पास पैसे आते हैं। हाँ, पैसे का लेन देन होता रहा है। तो मैंने एक बात और बोली ना हमको, क्या चोरी के नोट, हम किसी नोट का अगर कोई आपको नोट देगा
तो आपसे क्या उसका बिल मांगता है, ये नोट तूने बैंक से कब निकाला, तेरा नोट है किसी का नोट है, उसमें तो नहीं लिखा ना, वो तो ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, हमें पता थोड़ी ना ये चोरी का नोट है। बट हाँ, अगर आप मोबाइल खरीदेंगे तो उसका बिल मांगेंगे आप खरीदने से पहले। सर इसका एग्जांपल वो भी हो सकता है जैसे कबाड़ वाला सामान होता है, तो जो कबाड़ी होता है उसका भी तो ऑर्डिनरी बिजनेस यही होता है कि वो सामान खरीदता है। अब उसके पास वो चोरी का आया है या नहीं वो उसको कैसे पता होगा? कई बार हाँ देखो, डेली ट्रांजेक्शन में ना हम ऐसी चीजें करते हैं, हर चीज का बिल नहीं मांगते। कबाड़ी के बाद सामान बेचोगे तो कबाड़ी आपसे मांगेगा कभी बिल दे दो इसका। अगर वर्किंग कंडीशन में तो बिल मांगेगा, वर्किंग नहीं है, डैमेज है, तो मान के चले गए तो आपका ही है। अब अगर हमने कबाड़ी वाले को पकड़ लिया तो कबाड़ी वाले का इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम्हें चोरी का सामान खरीदता है। अरे वो तो बिजनेस करता है, उसके पास कबाड़ जैसी चीजें आती रहती है। आपने देखा होगा जो चोरी वाली मार्केट होती है ना, जो संडे बाजार चलते हैं, कबाड़ी बाजार जो चलते हैं, लाल किले के पास भी लगता है, वहां मोबाइल भी मिलते हैं पुराने टूटे फूटे। देखा है, सुना है? सुना है, ऐसा देखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो यूट्यूब पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं आजकल लोग ना, यूट्यूब से कमाते हैं पैसे। तो उन्होंने ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी है कि भाई लाल किले के पास कैमरा मिल रहा है, लैपटॉप मिल रहा है, वो हो ये कोर्ट, ये अगर उनको पकड़ लिया जाए तो कोर्ट ये मान के तो चल सकते हैं चोरी का सामान हो सकता है, लेकिन उसकी कंप्लेंट हुई हो तो। लेकिन अक्सर वो उसी तरीके की में डीलिंग करते, पुराने सामान को खरीदते बेचते हैं, तो वो ये बात सिद्ध कर सकते हैं ना, कोर्ट इस चीज को भी देख सकता है, ये डेली इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस इस तरीके की चीजों को खरीदा बेचा करते हैं पुरानी को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चन इस पे मुझे लगता भी नहीं कभी क्वेश्चन आया है, बट हाँ समझ में आना चाहिए हर एक पॉइंट। बी पे पढ़ते हैं, बी का, और ये तो उससे रिलेटेड है, अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, मतलब जो कंप्लाइंस होगा उसकी गवाही जो है, उसको 133 के साथ जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। अ पर्सन ऑफ अ हाईएस्ट कैरेक्टर इज ट्राइड फॉर द कॉजिंग अ मैन्स डेथ। एक आदमी जिसका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उस पे एक मामला चला है कि उसने एक आदमी की हत्या कर दी है बाय एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही से, इन अरेंजिंग सर्टेन मशीनरी। बी अ पर्सन ऑफ इक्वली गुड कैरेक्टर, और बी एक इंसान है जिसका भी उसका भी कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, who also took part in the arrangement, describes precisely what was done। अब बी ये कहता है कि उस दिन क्या हुआ था, और एडमिट करता है और एक्सप्लेन द कॉमन केयरलेसनेस ऑफ ए एंड हिमसेल्फ। तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रखेगी, माना कि एक सामने वाले इंसान का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन उसके साथ जो काम कर रहा था उसका भी ठीक है, वो एडमिट कर रहा है कि हम दोनों जो लोग थे, यानी कंप्लाइंस की बात कर रहा है, एडमिट भी करवा रहा है सामने वाले का गिल्ट, खुद की भी गलती, खुद को भी इम्प्लीकेट कर रहा है, सामने वाले को भी, यानी दोनों को इम्प्लीकेट कर रहा है। तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान रखेगी, किसकी बात भी ध्यान रखेगी, बी की बात को भी ध्यान में रख के अपना डिसीजन देगी। तो सर ये बी वाली इलस्ट्रेशन जो है उसको कैसे ये कॉन्टेक्ट मतलब वो कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वहां पे तो मना कर रहे हैं कि जो अकम्प्लिश होता है वो अनवर्दी है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट ये मान सकती है। ध्यान रखेगी कोर्ट इस चीज को कंसीडर करेगी, इस बात को भी कंसीडर करेगी ना। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि कोर्ट ये प्रेज्यूम करेगी और एट द सेम टाइम अदर चीजों को भी ध्यान में रखेगी। अगर कोई सामने वाला बात कह रहा है तो इसकी भी बात को ध्यान में रखेगी ना, बी की भी बात। एक तरह से ये कह सकते हैं कि सर दोनों के कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखेगी कि कितना वर्दी है, मतलब यहाँ पर जो दोनों पर्सन ए एंड बी जो है वो सोशली बहुत मतलब अच्छे कुछ कैरेक्टर के इंसान है, वेल अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, कभी कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। तो बी जो कुछ, एक बात बताओ, अगर एक जज अगर कुछ कहेगा तो उसकी बात को तो कोर्ट थोड़ा सा ध्यान में रखेगी। एक आईएएस ऑफिसर अगर कुछ कहेगा या कोई एक डॉक्टर कुछ कहेगा तो उसकी बात की कुछ तो वैल्यू होगी, या एक चोर कुछ कहेगा उसकी बात की वैल्यू होगी, तो उस बात को ध्यान में रखेगी। भाई इतना ध्यान रखना आपको भी, ठीक है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। क्योंकि देखो इसमें एक चीज और समझना, ए और बी ने कुछ काम करा जिससे लापरवाही के चलते उनसे कुछ गलती हुई। बी अपने आप को तो ये तो नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं था, ए गलत था। बी अपने आप को भी तो इम्प्लीकेट कर रहा है। हमने एक बात पढ़ी थी जब हम एडमिशन या कन्फेशन पढ़ते हैं, तो आपको मैंने एक बात बताई थी, एक होती है एक्सकल्पेटरी, याद आ रहा है कुछ? यस सर।
इनकल्पेटरी है या एक्सकल्पेटरी है? इनकल्पेटरी है। अपने आप को भी तो फंसा रहा है उसी चीज में कि हम दोनों लापरवाह थे किसी चीज को करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखेगी नहीं रखेगी? यस सर। कोर्ट इस बात पे थोड़ा सा निगरानी रखेगी जब अगर ए के बारे में कुछ बात अपना डिसीजन देगी तो। बी क्या कहता है? अ क्राइम इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन, कुछ लोगों ने मिलकर क्राइम के ABC, 3 ऑफ द क्रिमिनल्स आर कैप्चर ऑन द स्पॉट, रेड हैंडेड पकड़े गए, एंड केप्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उनको अलग कर दिया गया। Each given account of the crime implicating D, और हर कोई इंसान A, B, C तीनों मिलकर किसका नाम ले रहे? D का। The account corroborated each other in such a manner as to render previous concert highly improbable. अगर इन तीनों की बातें सेम निकल के आती है तो भी ध्यान रखेगी कोर्ट, और बिल्कुल अलग निकल के आती है तो भी ध्यान रखेगी। And the account corroborate each other, एक दूसरे के ABC ने जो जो गवाही दी होगी इन चीजों को corroborate करके देखेगी एक दूसरे के साथ। In such a manner as to render, in such a manner, इस तरीके से करेगी जिससे जो प्रीवियस कंसर्ट है, जो इन्होंने कभी पहले प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी, हाईली इम्प्रोबेबल अगर होता है तो इस बात को ध्यान रखेगी। यानी यहाँ पे कोरोबोरेशन कर रही है ABC तीनों के स्टेटमेंट को D के खिलाफ, अगर D के अगेंस्ट हो जा रही है तो देखेगी कोर्ट A ने क्या बयान दिया, B ने क्या दिया, C ने क्या दिया। ठीक है, तो ये हम और डिटेल में तब पढ़ेंगे जब 133 पढ़ेंगे, क्योंकि आपने एक बात और पढ़ी होगी कि गवर्नमेंट में भी हम क्या करते हैं, अगर हम CRPC की बात करें तो अप्रूवर बना लेते हैं, हम सरकारी गवाह बना लेते हैं। तो सरकारी गवाह बनाते हैं, कम से कम एक इंसान तो पकड़ा जाए और वो उसके बारे में गवाही दे, तो उसकी गवाही के कितना यूज हो सकता है। ये एक अच्छा टॉपिक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिटेल में हम 133 जब पढ़ेंगे, प्रॉब्ली कल या परसों क्लास होगी वो, तो पढ़ लेंगे। अब सी करते हैं, इलस्ट्रेशन सी क्या कहता है? A draws a bill of exchange, was a man of a business. B, the acceptor was a young and ignorant person completely under age influence. इस बात को भी कोर्ट ध्यान में रखेगी, जब A ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, was a man of a business, B जो उसको एक्सेप्ट करता है वो एक यंग और इग्नोरेंट पर्सन है, कंप्लीटली अंडर A के प्रभाव में है, तो A का जो इन्फ्लुएंस रहा होगा, इस बात को कोर्ट ध्यान में रख सकती है कि उसने कुछ दबाव में बनाया है या कैसे बनाया। सी कहता है इट इज प्रूव्ड दैट, ये तो मैं बता चुका हूँ, जुडिशियल एक्ट रेगुलरली परफॉर्म, ठीक है, जुडिशियल एक्ट रेगुलरली परफॉर्म होंगे तो कोर्ट इस बात को मान के चल सकती है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। एंड F हो सकता है, द क्वेश्चन इज वेदर अ लेटर वाज रिसीव्ड, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, और जगह कई बार भी हम पढ़ चुके हैं, अगर एक लेटर को वेदर लेटर वाज रिसीव्ड, क्या एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लेटर प्राप्त हुआ होगा, तो अब जब मैंने एक सही टाइम पे सही जगह से प्रॉपर्ली पेस्ट उसको करके पोस्ट कर दिया है, और यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो जो पोस्ट है वो वापस नहीं आता है, इंटरप्टेड है, then it may the court may presume कि वो लेटर properly dispatch हो गया होगा। ठीक है, और जी क्या कहता है? मैन refuses to produce a document, ये हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोर्ट इस बात को भी ध्यान रख लेगी, जब अगर कोई इंसान किसी डॉक्यूमेंट को लाने से मना करता है, which would bear on a contract of small importance of which he is sued, but which might also injure the feeling and reputation of this family, तो कोर्ट उसके एडवर्स ओपिनियन लगा सकती है कि इसको कुछ नुकसान होगा उस डॉक्यूमेंट को लाने से, दैट्स व्हाई इज नॉट ब्रिंगिंग बिफोर द कोर्ट। एंड द लास्ट वन इज a man refuses to answer the question which is not compelled by the answer by law to answer, but answer to it might cause loss to him in a matter unconnected with the matter in relation to which it is asked। तो ये भी उसी की तरीके से लिखा है कि अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मना करता है, तो उससे कुछ नुकसान होगा, चाहे वो उससे संबंधित ना भी हो, तो भी कोर्ट उसको ध्यान में रख सकती है। एंड आई बॉन्ड इन पोजीशन ऑफ द ऑब्लाइजर बट द circumstances of the case are such that they may have been stolen। कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि यामिनी ने अगर कोई बॉन्ड कोई एक चेक इशू किया था 10,000 रुपए लेने के लिए, क्या पता यामिनी के पास से वो अब बी के पास से, सॉरी, जिसको यामिनी ने चेक दिया, क्या पता अगर वो कोर्ट में ये सिद्ध भी कर सकता है, कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रख सकते, क्या पता बी के पास से वो जो चेक है किसी ने चुरा दिया हो, यामिनी को दे दिया हो,
तो ये चीजों को भी ध्यान में रखिए, दोनों साइड को ध्यान में रखिए। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो ये सी वाला और ई वाला एक बार बता दो। सी और ई, एक सेकेंड देख लेते कौन सा है। सी वाला तो हम बाद में करेंगे, वैसे तो मैंने आपको बताया। अच्छा ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ओके। तो ये कहता है एक ड्रॉवर है, द ड्रॉवर ऑफ द बिल ऑफ द एक्सचेंज, उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। वॉज अ मैन ऑफ बिजनेस, वो काफी अच्छा बिजनेस करता है। बी जिसने बिल एक्सेप्ट किया है वो एक यंग और इग्नोरेंट पर्सन है, मतलब एक लापरवाह इंसान है, और जो कि कंप्लीटली अंडर ए के इन्फ्लुएंस में है। तो कोर्ट इस बात को ध्यान रख सकते हैं ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या पता ए के दबाव में बनाया गया हो। और कौन सा कह रहे हो आप? सर ए के दबाव में बनाया, तो ए ने तो बनाया ही है वो। नहीं, बी रहा होगा ना। कोर्ट इस बात को देख सोच सकती है ना कि ए के दबाव में बी रहा हो। अरे जैसे प्रिंसिपल और एजेंट काम करते हैं ना। तो ये ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है? ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर भी बनाता है, जैसे मैंने अगर कोई बिल बनाया है तो मैं ड्रॉवर हो गया। मैंने आज इसके पेपर, जैसे चेक जो बनाता है वो ड्रॉवर होता है। हाँ। और ड्रॉ ही होता है बैंक, और पे ही होता है जिसके फेवर में बनता है। 3 पार्टी होती है ना चेक में। यस सर। तो ड्रॉवर जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, मैं मालिक हूँ। एक 114 किसके बारे में बात करता है? 14 एक सिंपल रेगुलर कोर्स ऑफ कंडक्ट की बात करता है, जो हम डेली रोजमर्रा में दो ना। तो आप इसको दोबारा ध्यान, सही गर्म हो रहा है। मैं क्या लूंगी? अच्छी महक आ रही है। देखो ये क्या कहता है, एक मास्टर एक सर्वेंट है। इसको ऐसे समझते हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इस पे। एक मास्टर एक सर्वेंट है। सर्वेंट ने एक अपनी प्रॉपर्टी मास्टर को बेची। सर्वेंट ने एक अपनी प्रॉपर्टी मास्टर को बेची। तो जब डॉक्यूमेंट मास्टर के पास है, सब चीज है, सेल डीड है, सब कुछ है, तो कोर्ट ये मान के चलेगी ना, कोर्ट में प्रेज्यूम के जिसके पास डॉक्यूमेंट है तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी बेची गई होगी। बताइए, ये तो एक बेसिक प्रिजम्पशन है, मी प्रेज्यूम कर रही है। बट एट द सेम टाइम ये कौन है? ये सर्वेंट है ना। तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान रख सकती है क्या कि बिकॉज ये सर्वेंट है, ही माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मास्टर। भाई इतनी सी तो बात कह रहा है, और क्या कहता है? ठीक है, यस सर। और बताइए। ई वाला, ई जुडिशियल एक्ट वाला। देखो जुडिशरी जब भी कोई एक्ट करती है प्रेज्यूम करके चलते हैं कि हाँ सही किए हो गए होंगे, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं? कई बार जुडिशरी भी कई बार अगर इन्फ्लुएंस हो गई हो, जैसे आपने पढ़ा था कि कोई भी अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता। नेचुरल जस्टिस। हाँ, तो कोर्ट उस बात को भी ध्यान रख सकती है, क्या पता उस इंसान ने जो, अब जब कोर्ट में कोई मैं केस लेके आया तो मेरे सामने फादर ही थे, तो कोर्ट ये भी तो पूछ सकते है भाई इस केस में जज किसने, कौन डिसीजन दिया, वो आपसे रिलेट कैसे करता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेगी कोर्ट। अच्छा। आपने एक सीआरपीसी में एक सेक्शन है 479 है या 473 है, एक बार देखते हैं कौन सा सेक्शन में। मैं देखते हैं तो मेरे पास है। 479 बताया था। मतलब अगर कोई इंसान एक फेवरेबल है, मेरा ही कोई रिलेटिव है, वो जज है, तो मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूंगा। 479। यस सर, लास्ट। ठीक है, 479 है। यस सर, 479 उसी के बारे में बात कर रहा है। अ जुडिशियल एक्ट द रेगुलरिटी ऑफ व्हिच इज इन द क्वेश्चन वाज परफॉर्म अंडर द एक्सेप्शनल केस। कोई जुडिशियल एक्ट होता है तो ये मान के चलता है कि वो जुडिशियसली परफॉर्म्ड हुआ होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या पता किसी ने फेवरेबल इंटरेस्ट देख के अपना डिसीजन दे दिया हो, तो इसमें एक 479 है। अगर कोई पार्टी, सपोज मेरे फादर जज है, मैं जिस कोर्ट में अपियर हो रहा हूँ, तो मेरे फादर साफ साफ अपने उस केस में मेरे हियरिंग को नहीं सुनेंगे, विड्रॉ कर लेंगे वो उस मैटर, या मेरे को विड्रॉ करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, तो ये जुडिशियसली परफॉर्म सही तरीके से होती है, एक प्रेजम्पशन है बेसिक, बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो इस बात का ऊपर वाली कोर्ट अंदाजा लगा सकते कि इन्फ्लुएंस डिसीजन हो सकता है। ठीक है,
ओके, अब हम 114 बहुत सिंपल सा है, इस पे केस और कर लेते हैं जल्दी से। 114 पे आने वाला टॉपिक जो है ना वो बड़ा टॉपिक है, तो थोड़ा स्पीडली ही करना पड़ेगा हमें। 114 पे एक केस कर लेते हैं क्विकली। केस का नाम है जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और एक चीज ध्यान रखना, 114 के अंदर ए से लेकर कितने हैं ये आई तक, ये आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस वाइज। और अगर बिल्कुल भी आपका याद करने की स्थिति में अगर आप नहीं है तो ए बी और ये क्या कहते हैं इसको, जी और एच, इसको तो भूलना ही मत। ए बी जी एच ये चारों, और सबसे इंपॉर्टेंट बी है, और ए पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ। ए बी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एमसीक्यू आता है, और बी तो मेंस का क्वेश्चन है। जॉर्ज वॉज स्टेट ऑफ केरला। जैसे ही रॉबरी हुई, जैसे ही लूट हो गई, लूट के बाद जॉर्ज के पास सारा सामान मिलता है लूट का। लूट प्रॉपर्टी वाज फाउंड इन द पोजीशन ऑफ द जॉर्ज। ये क्या माना जाएगा, या तो उसने खुद चोरी करी है, लूट करी है, या उसने चोरी का सामान रिसीव किया या खरीदा है। ठीक है, वो इतना सा ही है जजमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में कराता हूं, आप मुझे इसका आंसर देना। लिम्बाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस का नाम क्या है, लिम्बाजी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हर्षना, एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है, लिम्बाजी वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहेगा तो ध्यान रखना इसको। इसमें केस क्या था, जो एपेलेंट है, एपेलेंट यहाँ पे कौन है, लिम्बाजी। लिम्बाजी के ऊपर एक मामला चला सेक्शन 302 के तहत। 302 यानी मर्डर, अलॉन्ग विद 392 क्या है, 392। अरे बड़े बड़े सेक्शन है, तो डकैती नहीं, डकैती यस सर, डकैती होगा। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो आगे जाता ना, 399 के आसपास जाएगा। याद नहीं है सेक्शन तुम लोगों को। रॉबरी की पनिशमेंट है, ठीक है, रॉबरी की पनिशमेंट है इसमें। 302 यानी मर्डर करा और मर्डर के बाद लूट करी। हुआ क्या, मामला चला मर्डर और रॉबरी का। जो इंसान मर चुका था उससे इन्होंने लूट भी करी थी, और उस ऑर्नामेंट, जो भी ऑर्नामेंट से वो कहाँ मिले, पोजीशन में मिले। किसके पोजीशन में मिले, एक्यूज्ड के। ठीक है, एक्यूज्ड के पोजीशन में मिलते हैं। all the ornament found in the possession of the accused। अब आप मुझे ये बता दीजिए, इस बात से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कोर्ट क्या प्रेज्यूम करेगी, व्हाट द कोर्ट कैन प्रेज्यूम अंडर सेक्शन 114 के 114। मैं पूरे में सब डायरेक्ट नहीं लिख रहा, आप लोग आंसर बताइए मुझे। श्रवण, आप बताइए क्या प्रेज्यूम करेगी कोर्ट। सर एम आई ऑडिबल? यस यस। सर कोर्ट प्रेज्यूम करेगी कि ये जो चोरी का सामान है, ये जो एक्यूज्ड है उसी ने ही चुराया है, पर सब्सिक्वेंटली वो मर्डर के केस में इन्वॉल्व है या नहीं, वो अलग फैक्ट से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। केवल रॉबरी वाला पार्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा इससे, क्योंकि इससे पहले जॉर्ज वाले केस में जो हमने पढ़ा उसमें भी सेम था कि रॉबरी के बाद जो प्रॉपर्टी उसके पास मिली तो वो माना गया कि जॉर्ज ने उसको रॉबरी में वो शामिल था।
ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छी बात है कि आप इस यहाँ तक पहुंच गए। तो कोर्ट इसमें ये प्रेज्यूम करेगी कि 114 के ए के अंदर के जो चोरी की संपत्ति है, यानी रॉबरी के बाद सामान का मिलना, जो मर चुके इंसान का जो लूट गया था वो मिला, इस बात को प्रेज्यूम कर लेगी कोर्ट। ठीक है, अगर, और वो भी ध्यान रखना यहाँ कोर्ट मे प्रेज्यूम है, तो मे प्रेज्यूम की वजह से क्या पता जो एक्यूज्ड है, जिसपे आरोप लगाया जा रहा है कि तुमने लूटा है और मार भी दिया उसको, क्या पता वो एक्सप्लेन कर दे कि ये सामान तो मेरा है या किसी और, मेरे को किसी और से मिला है। ठीक है, तो व्हेन अनएक्सप्लेन, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, देन ओनली द कोर्ट विल प्रेज्यूम, कोर्ट मान के चल लेगी। तब ये कंक्लूसिव हो जाएगा अगर वो इसके लिए आंसर नहीं दे पाता है तेरे पास कहां से आया। इफ इज नॉट एबल टू आंसर, देन अगेन एक और प्रेजम्पशन अराइज हो जाता है 114 के अंदर ही। अगर वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो एक और प्रेजम्पशन अराइज हो गया, उसके अगेंस्ट जाएगा। तो रिसीविंग ऑफ स्टोलन आर्टिकल्स एंड नॉन अकाउंटिंग ऑफ इट प्रेजम्पशन आल्सो शोज कि ये भी माना जा सकता है कि इन्होंने डिसीज से चुराया है, वहां से रिमूव किया है। बट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये था, बट द कोर्ट कैन नॉट प्रेज्यूम, कोर्ट ये अंदाजा नहीं लगाएगी कि लिम्बाजी ने ही मर्डर किया होगा, या इस प्रोविजन को 114 के प्रेजम्पशन को ए को इतना ना खींच दिया जाए, शैल नॉट बी टू मच स्ट्रेच, कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, इतना नहीं खींचा जा सकता कि इसको मर्डर तक के लिए लायबल ठहरा दिया जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रॉबरी के लिए तो ठीक है क्योंकि सामान का मिलना, बट इट कैन नॉट बी स्ट्रेच फॉर द मर्डर। इज दैट क्लियर? अर्चना, यामिनी, बाकी और लोग भी बताइए जल्द से क्विकली, से यस और नो। अरे चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से बाकी लोग, क्या नाम है, पूर्णिमा, कृतिका, डू इट फास्ट। ओके चलो आगे चलते हैं। ये हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म 114। अब 114 का ये जल्दी से पढ़ लेते हैं। 114 का ये क्या कहता है? 114A प्रेजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ द कंसेंट। हाँ जी, तो स्क्रीन शो कर दूं। लिम्बाजी का केस कर लीजिए आप। अब हम जल्दी से क्विकली कर लेते हैं 114 का ए। 114 का ए जो है वो कब ऐड हुआ? 2013। हाँ जी, 2013। ओके, देखो एक चीज है, जब निर्भया इंसिडेंट के बाद इसमें बदलाव किया गया, प्रेजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट, ये बात कर रहा है प्रेजम्पशन की, किसकी? एब्सेंस ऑफ कंसेंट, कंसेंट नहीं रही होगी इन प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन केसेस। कौन कौन से मामलों में अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है? क्वेश्चन ये है, ये मुद्दा ये है कि लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, तो इन मामलों में कंसेंट पे अगर क्वेश्चन अराइज आता है तो ये मान के कोर्ट चलेगी कि उस लड़की ने कंसेंट नहीं दी होगी, दैट हु हैज बीन रेप्ड। ठीक है, तो एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर आगे मैं बताता हूँ। इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, अगर रेप का मुकदमा चल रहा है अंडर क्लॉज A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N और सबसेक्शन 376, ये कौन से वाले प्रेजम्पशन की बात कर रहा है? ये कौन से वाले सेक्शन है? 376 का 2। अब ये कौन सी वाली बातें हैं? 376 का 2 में किस बारे में बात की गई है? सर ये वो अथॉरिटीज वाली बात है ना, रेप। एग्जैक्टली, द पर्सन इन अथॉरिटी, अगर वही रेप कर रहा है, ठीक है, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, और इसमें कई सारी चीजें, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट हो जाता है, फोर्स वाले करते हैं, जेल और रिमांड होम वाले कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, गार्जियन टीचर कर रहा है, ठीक है, तो कई सारी चीजें इसमें आंसर दिया गया है।
तो अगर यानी रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया था, तो उन मामलों में अगर रेप की प्रॉब्लम रेप का इशू बना है, where sexual intercourse by the accused is proved, और ये बात सिद्ध हो गई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, and the question is whether it was without the consent of a woman alleged to have been raped, और अगर इस बात पे मुद्दा बना है कि वो विदाउट कंसेंट था, एंड सम वुमेन स्टेट, अगर वो लड़की अपनी गवाही देती है, पहली चीज देखो, अगर लड़की कोर्ट में या फिर एफआईआर लिखाने आ रही कि दैट शी इज बीन रेप्ड, तो ऑफ कोर्स प्रिजम्पशन यही होगी कि उसने कंसेंट नहीं दी होगी। कोई लड़की ऐसा नहीं करती है कि जो बेकार में झूठा केस आके इतना बड़ा चार्ज किसी अननोन या किसी भी इंसान पे लगा दे। जरूर कुछ हुआ होगा। एक कहावत है भाई, पता नहीं वो कहावत क्या है, जहाँ से बिना धुएं के मतलब हाँ, धुआं भी वहीं से उठता है जहाँ पर आग लगाई गई हो ना। तो कोई लड़की ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकती। एंड सच वुमन स्टेट इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट, कि उसने कंसेंट नहीं दी थी, कोर्ट के सामने कहती है। द कोर्ट कैन प्रेज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट। श्रवण, काइंडली म्यूट योर माइक। कृतिका, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इस चीज का कि आसपास थोड़ा सा डिस्टरबेंस ना हो। अगर है तो आप माइक को म्यूट कर लीजिए। whenever you want to speak then you can turn on your mic. Okay, so कोर्ट ये मान के अगर कोई लड़की कहती है कि she has been raped, then कंसेंट का अगर क्वेश्चन अराइज होगा तो कोर्ट ये मान के चलेगी, एंड सच वुमन स्टेट इन हर एविडेंस बिफोर द कोर्ट दैट शी डिड नॉट कंसेंट, द कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट। कोर्ट ये मान के चलेगी उसने कंसेंट नहीं दी थी। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड पे होगा कि नाउ ही हैज टू प्रूव दैट इट वाज विद द कंसेंट। ठीक है, इतना सही है। इसमें वैसे ऑलरेडी हम कई बार कर चुके थे इस बारे में डिस्कस। एक केस में करवा देता हूँ इस पे फिर भी, ठीक है। और इन दिस सेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स शैल हैव द सेम मीनिंग मेंशन इन A to D। वो हमने 375 रेप की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो A to D इंसान खुद करता है, ये करवाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज करता है, मैनिपुलेट करता है, या ओरल सेक्स करता है, राइट। आई होप यू कैन रिमेम्बर वो चारों इंग्रेडिएंट्स जो है, याद है? यस सर। चलो अब इस पे एक केस कर लेते हैं छोटा सा, बट यहाँ पे सिर्फ शेल वाली बात है कि एब्सेंस ऑफ कंसेंट रही होगी, लड़की ने कंसेंट नहीं दी होगी। 376 के 2 जो है उसके अंदर जितने भी प्रोविजन है। और एक केस कर लेते हैं, छोटा सा केस है, शरीघन वर्सेस स्टेट ऑफ MP। देखो कुछ केसेस मैं करा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वैसे तो मैंने काफी सारे केस करा ही दिए, मेरे पास एविडेंस को कवर करने के लिए पूरे 125 केस हैं, और 125 केस मोर देन इनफ होते हैं। हार्डली अगर आप इसमें से 40-50 भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। शरीघन वर्सेस स्टेट ऑफ MP, एक लड़की थी जिसने कंप्लेंट कराई कि दैट शी इज बीन गैंग रेप्ड, कि उसके साथ एक गैंग रेप हुआ। 16 साल की लड़की थी, अबव 16 ईयर, और ये पुराना केस है। तो आपको एक बात और पता होगी कि आज के टाइम में जो एज कितनी कर दी गई है कंसेंट को लेकर, लड़की की एज 18 साल हो, 18 साल से जो माइनर है उसकी कम है, तो उसकी कंसेंट इररिलेवेंट है। ये बात पता है? आई होप एवरीवन नोज इट। यस सर। तो 16 साल पहले थी, 16 और 18 के बीच में कंट्रोवर्सी तो वो रिजॉल्व हो गई है। ओके, गैंग रेप ऑफ अ गर्ल अबव 16 इयर्स थी, और गर्ल ने एक बात एडमिट करी दैट कि शी वांटेड टू मैरी, कि एक जो लड़की है इनमें से एक के साथ शादी करना चाहती थी। ये बात उसने खुद एडमिट करी, और मेडिकल रिपोर्ट में ये बात कंफर्म ही नहीं हो पाई कि देयर वाज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं है। मेडिकल एविडेंस, ठीक है, जब उसका मेडिकल कराया गया तो उसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, और उसने गैंग रेप का चार्ज लगाया, और लड़की ने ये बात एडमिट करी थी कि हाँ शी वांटेड टू मैरी वन अमंग देम, उनमें से एक के साथ वो शादी करना चाहती थी। अगर आप जज हैं, अब आप लोग जज बता दीजिए इस केस में क्या करेंगे।
जी देखता हूँ मैं किस किस जज का आंसर आया अभी। तो सबसे वो पहले 15 से नीचे की थी या अबव की थी? अब सर यहाँ पे हाँ जी, जस्टिस श्रवण बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरे हिसाब से तो सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए। मतलब मैं अच्छा, तो और रीजन तो दीजिए श्रवण जी। एक तो सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी सर उसके अगेंस्ट, क्योंकि डेफेमेशन का केस लग जाएगा। जितने भी को एक्यूज होंगे या एक्यूज होंगे उन सबका रेपुटेशन सोसाइटी में खराब हो जाएगा सर। तो आईपीसी का 499 इन्वोक हो जाएगा। अच्छा चलो मेरे को अभी बताइए, अभी कह रहे हैं सजा किसको मिलनी चाहिए, लड़के को लड़की को? लड़की को सर। अच्छा लड़की को कह रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले ये बताइए कि झूठा है सच्चा है ये? सर झूठा केस है सर। जब सर एमएलसी में प्रूव हो गया कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं तो सर सारे प्रिजम्पशन कैंसिल हो जाएंगे अपना। एक बात और बताइए मुझे, प्रेजम्पशन ही तो है, एविडेंस तो अभी नहीं आया ना रिकॉर्ड पे। अच्छा एक बात और बताइए, मैं माइंड से स्किप हो गई, बड़े अच्छा क्वेश्चन पूछता मैं आपसे। हाँ ये बताइए, अगर एक लड़की 5 साल बाद अगर ये कहती है तो मेडिकल एविडेंस होगा क्या उसके पास? पुलिस मेडिकल एविडेंस करवा पाएगी, एमएलसी कर पाएगी उसकी? नहीं सर 5 साल बाद तो नहीं कट पाएगी सर। और सिम्टम आ जाएंगे क्या कि शी इज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड? नहीं सर। फिर कैसे करोगे, सजा कैसे दोगे? सर फिर तो लॉ के प्रोविजन के हिसाब से तो सर जो एक्यूज इन पे उन्होंने क्लेम लगाया उनको अपना मतलब वो निर्दोष है प्रूव करना पड़ेगा सर। हाँ जी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जा रहा है? सर वो एक्यूज पे चला जाएगा। सारा बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे जाता है। ठीक है, क्योंकि लड़की ने अगर कहा है तो कोर्ट ने क्या कहा है कि कोर्ट यहाँ पे शैल प्रेज्यूम कर लेगी। आधा बर्डन तो किस पे चला गया, पूरा बर्डन अक्यूज्ड पे है कि यू हैव टू प्रूव इट इज नॉट। या तो वो ये प्रूव करे विद कंसेंट था, या ये प्रूव करे वो कहीं और था, एलिबाई था, मैंने क्राइम किया ही नहीं। ठीक है, तो वैसे इस केस में मैं बता देता हूँ। अच्छा ये कृतिका आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सर मुझे इसमें लगता है कि इसमें सजा तो होगी, क्योंकि अभी आपने बोला था ना कि बिना धुए के वो आग में लगने वाला तो सर वो वही लड़की गैंग रेप जैसे इतना बड़ा वो लगा रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो होगा। और यही कि मतलब ये जो उसको या तो जज वो बोलेगा कि फिर से एक बार ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगी और किसी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा कि आप पर्सनली देखें कि कुछ भी ना हो, और उन सबको मतलब फिर से री एग्जामिनेशन करें और फिर कुछ मतलब निकलेगा तो सही सर कुछ इसमें। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लड़की ने कह दिया तो बिल्कुल मान ही लो सजा में, मतलब इसका मतलब फिर ट्रायल वायल खत्म करो और एविडेंस को छोड़ो, लड़की ने कहा सीधा जेल में डाल दो, सजा दे दो। नहीं सर, हमने अभी पहले भी तो पढ़ा था कि मतलब उसमें फिर एक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ की उन्होंने। एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा, बट 114A के अंदर कोर्ट प्रेजम्पशन नहीं लगा पाएगी, क्योंकि लड़की ने एक बात एडमिट करी है कि मैं शादी करना चाहती थी, और दूसरी बात मेडिकल रिपोर्ट में सेक्स की तो बात, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात आई ही नहीं। अब एक चीज और है, हर केस ना फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। सब लोग सुनना प्लीज, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस। जैसे मैंने भी थोड़ा ट्विस्ट किया, मैंने कहा जैसे 5 साल हो गए, 10 साल बाद लड़की कोर्ट में एफआईआर कराने आती है, तो ऑफकोर्स पुलिस एफआईआर तो लिखेगी, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ निकल के नहीं आएगा। तो मेडिकल में अगर नहीं निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसका रेप ही नहीं हुआ है। ठीक है, 5 साल पहले की अगर कोई बात कह रही है, आपने वो सुना होगा, क्या नाम है, आसाराम बापू है ना, वो जेल में है अभी भी, और 10 साल बाद बात निकल के, राम रहीम की बातें कितने टाइम बाद निकल के आई है। बट क्योंकि लड़की ने अगर कुछ आके एलिगेशन लगाए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो चीज गलत हुई होगी उसके साथ। तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांस को देखेगा, और एक्यूज को अपनी बात को पूरा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन को तो प्रूव करना ही है, नाउ एक्यूज के ऊपर सारा बर्डन आ जाएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यह चीज हुई तो कंसेंट से हुई। और इस मामले में रही बात ये प्रेजम्पशन की, देखो 114A का कोर्ट प्रेजम्पशन नहीं लगा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब चीज अगेंस्ट चली गई है प्रेजम्पशन के, क्योंकि यहाँ प्रेजम्पशन किस चीज का था, कंसेंट को लेके था, और वो उससे शादी करना चाहती थी। तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कोर्ट ने इस केस में कहा कि प्रेजम्पशन 114A के अंदर नहीं लगाया जाएगा।
ठीक है, तो छूट गया क्योंकि इसने ये बात भी एडमिट कर ली कि मैं किसी एक के साथ शादी करना चाहती थी, और मेडिकल एविडेंस में क्योंकि इमीडिएटली कराया गया, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं तो रेप की बात आएगी नहीं, तो फॉल्स एलिगेशन हो सकता है। और रही बात उसकी, ऑफ कोर्स डेफेमेशन का चार्ज लगाया जा सकता है बाद में लड़की के ऊपर कि भाई तुमने बदनाम करने के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस के ऊपर अगर इतना पास जाके इतना बड़ा एलिगेशन लगाया था तो पुलिस ने तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया होगा इमीडिएटली, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बदनामी हो गई होगी सिर्फ एक कंप्लेंट पे, FIR पे, तो डेफिनेटली इट कैन बी डन। बाद में कंपनसेशन भी मांग सकते हैं ये सारे लोग। सर तो इस केस में क्या बोला कि लास्ट में नो कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर ये बात सिद्ध हुई कि मेडिकल रिपोर्ट में ये निकल के आ गया था कि देयर वाज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स और शी वांटेड टू मैरी विद समबडी, इनमें से एक के साथ वो शादी करना चाहती थी, तो कोर्ट ने ये कहा it did not confirm the sexual intercourse, और इन दिस सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट प्रिजम्पशन 114 के ए के अंदर नहीं लगा सकती, कैन नॉट प्रिज्यूम। ठीक है, 114 के अंदर जो प्रिजम्पशंस हैं ए के अंदर उसको नहीं लगाया गया। और वैसे एक बात बताता हूँ, थोड़ा पुराना केस है, 1983 का, लॉ डेवलप हो रहा है। देखो लड़की के कहने पे कोर्ट ने ये तो मान लिया कि ठीक है जो वो कह रही है वो सही कह रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई लड़की कहती नहीं है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को भी अल्टीमेटली बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। और रही बात इसकी एक्यूज की, एक्यूज के ऊपर भी तो, एक्यूज का भी तो राइट है अपने केस को प्रेजेंट करने का। एक्यूज भी अपनी बात सिद्ध करेगा कि तो मेरी कंसेंट से था, पहली बात ऐसा हो सकता है कंसेंटेड एक्ट हो, दूसरा हो सकता है जब उसने एलिगेशन लगाया वो था ही नहीं, तीसरा ये हो सकता है कि उस पर जानबूझकर आपने देखा था, एक जब हमने आईपीसी में केस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताई थी, एक कुछ उधार था फैमिली का, एक फैमिली का उधार था, उस उधार को बकाया करवाने के लिए नकली झूठा केस लगाया गया था, याद है? यस सर, वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला जो उस लड़की का नाम मैं भूल रहा हूँ, उस केस में लड़की का आइडेंटिटी तो छुपाई रखी जाएगी लेकिन केस का नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, लड़की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती, कौन सा कोई है सेक्शन एक्शन? यस सर, आईपीसी में। हाँ आईपीसी में होगा, कितना सेक्शन है? 228A। चलिए ये खत्म हो गया हमारा।